हेलो लर्नर्स, आई एम शिल्पा अरोड़ा, पीजीटी होम साइंस। आज आगे चैप्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लिया जाए। अभी तक हमने समझा कि आहार आयोजन क्या है, आहार आयोजन के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, किस आयु में पोषक तत्वों की क्या मात्रा होनी चाहिए, और हमें पता चला कि क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। आहार आयोजन के लिए क्या ज़रूरी है, योजना बनाना, खरीदारी कहाँ से करनी है, कौन सा कुकिंग मेथड आप यूज़ करेंगे, सर्व कैसे करेंगे, एवं संतुलित आहार लेने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारे पोषक मान अच्छे रहते हैं, शरीर के कुपोषण से बचते हैं, वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है, समय श्रम धन की बचत होती है, शरीर का भार सही रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आदि। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वयस्कों के लिए आहार आयोजन, जो कि मील प्लानिंग का 6th पार्ट है। अभी तक आपने 5 पार्ट्स देख लिए होंगे। तो वयस्क अवस्था कौन सी है? वयस्क अवस्था भी मनुष्य के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। वह अवस्था है जो 18 वर्ष की आयु से शुरू होती है और वृद्धावस्था तक चलती रहती है। यह अवस्था वो है जब मनुष्य की शारीरिक वृद्धि स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में शरीर की वृद्धि नहीं होती, परंतु शारीरिक क्रियाओं को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत रहती है। इस उम्र में जो टीनेजर्स होते हैं, किशोर होते हैं, उनकी ऑलमोस्ट पढ़ाई पूरी हो जाती है या वो कंप्लीट होने वाली होती है। जिनकी कंप्लीट जो आगे नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ में करियर चूज़ करना शुरू कर देते हैं और अपनी जीवन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर हम किसी करियर में आ जाते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी भी पति पत्नी मिलकर इकट्ठे उठाते हैं। परिवार की इन जिम्मेदारियों को पूरा करते समय उनके शारीरिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक तनाव झेलने पड़ते हैं, जिसके लिए शारीरिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के लिए पौष्टिक तत्वों युक्त भोजन जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से संतुलित मस्तिष्क से सही निर्णय लेकर पूरा कर सके। आइए हम वो आगे पढ़ते हैं। प्रौढ़ावस्था में पोषण को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं या जिनके आधार पर हम वयस्क आहार का आयोजन करते हैं, वो 5 हैं। वयस्क जीवन की कौन सी अवस्थाएं हैं वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। विभिन्न अवस्थाएं, वयस्क की क्रियाशीलता, वयस्क का आय वर्ग और लिंग और मौसम। लिंग की बात करते हैं तो पुरुष को महिला की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मौसम की बात करें तो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को गर्म जलवायु के प्रदेश में रहने वालों से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पर जो लोग रहते हैं ठंड के मौसम में गर्मियों की अपेक्षा उनकी ठंड में ज़्यादा ऊर्जा की उनको नीड होती है। वयस्क अवस्था के आहार का आयोजन करते समय हमें 3 जो है अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहली आरंभिक व्यवस्था, जो कि यंग एडल्टहुड भी कही जाती है, ये 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इनमें आते हैं। इसमें हमें उचित मात्रा में उनको कैलोरी देनी चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इस टाइम पढ़ाई करके हम एडल्टहुड में प्रवेश कर रहे होते हैं या कुछ अपने करियर को स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो इस टाइम हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं को अच्छे से चलने के लिए, उनके रख रखाव के लिए हमें पौष्टिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस टाइम पर जो छोटे वयस्क भी बोल सकते हैं, उनके शरीर में जो जितने भी घिसे तंतु होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो क्विकली रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मध्यम वयस्क अवस्था, जिसको मिडिल एडल्टहुड कहते हैं। ये 40 से 60 वर्ष के व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं। इनके आहार बहुत पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित और सस्ता होना चाहिए। जो मिडिल एडल्टहुड है, इसमें जो जॉब होती है वो ज़्यादातर स्टेबलाइज हो जाती है। लोग अपने करियर में स्टेबल होने लग जाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में भी स्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के गोल्स पूरे कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार उनकी जॉब छूट जाती है, मिडिल एडल्ट हुड में जॉब छूट जाती है, तो उसकी वजह से उनको तनाव आता है, तो वो अपने भोजन पे खर्चे कम कर देते हैं। तो इस टाइम हमें ध्यान देना है कि उनको संतुलित, पौष्टिक और सस्ता आहार उनकी डाइट में ज़रूर हो, उनकी सभी पौष्टिक जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। नेक्स्ट आ जाती है अंतिम वयस्क अवस्था, जो ओल्ड एडल्टहुड होता है।
ये 60 से 80 साल तक, या जब तक हमारी ज़िंदगी चलती है तब तक होती है। इस टाइम वसा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, संतुलित हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, सेल्स को रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाती है। आयु ढलने से जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस है, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन है, सिस्टम के फंक्शंस है, वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी क्रियात्मकता में कमी आ जाती है। जैसे किडनी का फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पाचन मार्ग क्रिया में भी परिवर्तन आ जाते हैं, जो हमारी स्वाद ग्रंथियाँ हो जाती हैं वो भी कम एक्टिव हो जाती हैं, जो स्वाद की संवेदनात्मकता है उसको कम कर देती हैं, लार स्राव की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए भोजन निगलने में मुश्किल होती है, दांत जो होते हैं टूट जाते हैं, चबाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पाचन रस होते हैं वो भी कम प्रोड्यूस होने लगते हैं, और पेट में खाना लंबे समय तक पड़ा रहता है, वो पचता नहीं है। पाचन क्षेत्र की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन हो जाती है उनमें जो गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे बोला जाता है, वो भी स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए कब्ज़ हो जाती है। साथ ही साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, उनकी हड्डी जो है, हड्डियों की क्षति भी आयु के ढलने में पाई जाती है। तो इस टाइम कैल्शियम और फास्फोरस की नीड भी बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या ये ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बैठे बैठे ही टूट जाती हैं। देर तक बैठकर जो हल्के कार्य करने वाले होते हैं उनकी डाइट में वेरिएशन आता है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे, ये तो हमने पढ़ा कि वयस्क अवस्था का आहार का आयोजन 3 अवस्थाओं के आधार पे किया गया है, यंग एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड और ओल्ड एडल्टहुड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जब हम डाइट प्लान करते हैं वयस्क की, तो क्रियाशीलता को भी कंसीडर किया जाता है। प्रौढ़ावस्था में क्रियाशीलता पौष्टिक तत्वों की मांग की सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इस उम्र में जो स्त्री और पुरुष की क्रियाशीलता उनके व्यवसाय पर भी निर्भर करती है। तो इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति, सीडेंटरी वर्कर्स, जिसको हम बोलेंगे कि कम क्रियाशील। दूसरा मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति, मॉडरेट वर्कर, जो मध्यम क्रियाशील हैं। अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति या हैवी वर्कर, जो अधिक क्रियाशील हैं। तो जो हल्का कार्य करने वाले की बात करते हैं तो उसमें अध्यापक, वकील, चिकित्सक, अकाउंटेंट, क्लर्क, शॉपकीपर्स, ड्राइवर्स, डॉक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं। इनका जो है वो मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनकी डाइट में चीनी कम होनी चाहिए और कम ऊर्जा और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ज़्यादातर रफेज होना चाहिए, कटी हुई सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, फल होने चाहिए, अंकुरित दालें होनी चाहिए। मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? वो माली, गृहिणी, इंजीनियर्स, फील्ड ऑफिसर्स, जो आपकी नौकरी पेशा स्त्रियां हैं, चपरासी, मैकेनिक्स है। इनकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, मौसमी फल व सब्जियां होनी चाहिए, कम वसा व कम ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ होने चाहिए। इनको मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इनकी थोड़ा शारीरिक कार्य करते हैं। जो अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं, ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनके अंडर कौन से लोग आते हैं? श्रमिक, मिस्त्री, खिलाड़ी, खान में काम करने वाले मजदूर, कुली आ गया, रिक्शा पुलर्स आ गए, डांसर्स आ गए, और हमारी हाउस होल्ड हेल्प्स, घरेलू सहायक भी सारे कवर अप होते हैं। इनकी डाइट में कैलोरीज यानी कि ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल जो सीरियल्स और ब्रेड्स खाते हैं वो तो खाएं ही खाएं, और सस्ता प्रोटीन लें, जैसे कि मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, लस्सी हो गई, सपरेटा वाला दूध, इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने वाला होना चाहिए। तीसरा जो आधार है, इसमें आय वर्ग आ जाती है। हम आय वर्ग को देखकर भी प्लान करते हैं डाइट। उसमें निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग आ जाते हैं। निम्न आय वर्ग यानी कि लो इनकम ग्रुप, जिसे हम LIG भी कहते हैं। डाइट प्लान करते हुए LIG वर्ड यूज़ किया जाता है कॉमनली। इनकी डाइट में मूंगफली, सोयाबीन, लस्सी, सपरेटा दूध और सस्ते फल होने चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो अधिक कार्य करते हैं, जिनकी बॉडी से ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। इन लोगों को हमें क्या समझाना है कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें सस्ते पौष्टिक आहार होने चाहिए, मौसमी फल फ्रूट्स होने चाहिए, जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करे। दूसरा आ जाता है कि मध्यम आय वर्ग, मिडिल इनकम ग्रुप, या इसको MIG बोला जाता है। इस वर्ग में सभी लोग आते हैं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। ये सामान्य आहार लेते हैं और इनको पौष्टिक मान बढ़ाने की विभिन्न विधियों का ज्ञान होता है कि अंकुरीकरण करके, मिश्रण करके, खमीरीकरण करके
डिफरेंट जो पोषक मान बढ़ाने की विधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट को प्लान करते हैं और सस्ते खाद्य पदार्थ लेकर भी मार्केट से उनका पौष्टिक मान बढ़ा देते हैं। इसमें हम जो डाइट में उनकी प्लान कर सकते हैं, अलग तरह के अनाज, दालें, मौसमी फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा यूज़ कर सकते हैं। उच्च आय वर्ग यानी कि हाई इनकम ग्रुप HIG, इस वर्ग में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उद्योगपति, व्यापारी। इनकी खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है और अपने आहार ये जो उत्तम किस्म का रखना चाहते हैं तो और इनकी डाइट में हम दूध और दूध से बने पदार्थ रख सकते हैं, ज़्यादा वसा वाली चीज़ें रख सकते हैं, सूखे मेवे रख सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स रख सकते हैं जिनमें ज़्यादा रफेज होता है, अंकुरित दालें रख सकते हैं, फ्रूट सैलड्स रख सकते हैं। इनकी डाइट में बेकरी प्रोडक्ट्स हमें कम कर देने चाहिए क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स में मैदा होता है, चीनी होती है और फैट ज़्यादा होता है, बटर की फॉर्म में फ़ैट ज़्यादा होता है। तो इनकी डाइट में हमें वसा, ऊर्जा व चीनी कम कर देनी चाहिए। लेकिन क्यों कम करनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब खाने लगते हैं तो मोटापे के साथ साथ उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां आ जाती हैं। तो इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अगर वो चिकनाई युक्त भोजन करेंगे, मिष्ठान का यूज़ करेंगे तो वो बीमारियों को दावत दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड में वयस्कों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं, कि उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए। तो ये वह उम्र है जहाँ जीवन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई होती है, अब अपने घर गृहस्थी अपनी कमाई होती है, अतः सब भोजन पर आय का प्रभाव पड़ता है। जो प्रौढ़ ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो हाई इनकम ग्रुप होता है उनकी शारीरिक क्रियाशीलता कम होती है, वो ऐसे ऊर्जा ज़्यादा देने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किस को कितनी ऊर्जा देनी चाहिए। तो ये डिपेंड, ये जो अभी हमने पढ़े हैं 5 फैक्टर्स पहले, उनके ऊपर रहेगा। पहला आ जाता है इसके अंदर की ऊर्जा, कैलोरी। तो वयस्क अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता व्यक्ति की क्रियाशीलता पर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा एक्टिव है, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म या आदमी की आधारी उपापचय दर ज़्यादा होगी। कैलोरी की खपत अधिक होने के कारण उसको ऊर्जा वाले पदार्थ ज़्यादा चाहिए। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा हमें वसा से मिलती है। बाकी हम जो नॉर्मल सीरियल्स और ब्रेड्स खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उससे मिलती है। और तीसरा प्रोटीन से मिलती है। वयस्क अवस्था में प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन जितने भी बॉडी में तंतु टूट रहे होते हैं उनकी मरम्मत के लिए उसकी नीड होती है। तो यदि वयस्क किसी रोग से भी ग्रस्त हो जाएगा तो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि रोग के कारण शरीर में टूट फूट अधिक होती है। वसा जो है वो अधिक क्रियाशील व्यक्ति अधिक वसा ले सकता है, लेकिन जो उसमें हो अनसेचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट चीनी की फॉर्म में और ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, रफेज की फॉर्म में ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे कि सैलड ज़्यादा लेने चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, जो कि हमारी भूख को की संतुष्टि भी करता है और शारीरिक भार को भी नहीं बढ़ाता। विटामिन्स में विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है, रेटिनॉल और कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है और जितने भी लाल और पीले फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन बी भी इस टाइम ज़रूरी होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संस्थान है, वो अच्छे से मजबूत बना रहे और काम करता रहे, तो उसके लिए हमें विटामिन बी चाहिए। विटामिन सी हमें संक्रामक रोगों से बचाता है, जो कि खट्टे पदार्थों में मिलता है। जो लोग कैलोरी अधिक लेते हैं उनको बी विटामिन, जो बी ग्रुप विटामिन है वो ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि वो कैलोरी के उपापचय में हेल्पफुल होता है। खनिज लवण में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन की बहुत नीड होती है। जो कैल्शियम और फास्फोरस उचित अनुपात में देना चाहिए और हड्डियों का कैल्सीकरण में वो हेल्प करता है। लोहा शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण करता है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आयोडीन शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा होता है। इन सभी खनिज तत्वों का वयस्कों के जीवन में, भोजन में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वयस्कों की आहार व्यवस्था करते समय आप कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, तो या ये भी पूछा जा सकता है कि वृद्ध व्यक्ति के आहार व्यवस्था करते समय आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो वृद्ध व्यक्ति की डाइट प्लान करने वाला 15th लास्ट पॉइंट है और बाकी जब वयस्क आ रहा है तो उसमें सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे आपके।
तो आपने एक तो क्रियाशीलता का इसमें मेंशन करना है कि शारीरिक क्रियाशीलता कैसी है। पैक्ड लंच अगर लेके जा रहे हैं, जैसे कि सर्विस क्लास या कोई बिजनेस क्लास भी हो, सब पैक्ड लंच लेके जाते हैं, तो वो संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आहार जो है वो फ्राइड नहीं होना चाहिए, साधारण विधि से बनाओ ताकि वो डाइजेस्टिबल हो। मौसम के फल सब्जियां होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, रेशेदार होने चाहिए, सैलड ज़्यादा हों। भोजन की मात्रा जो है वो आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो, आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। अगर वैसे किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका डाइट मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करके दें उसको। एक ही समय में ज़्यादा भोजन ना करें, छोटी छोटी मील्स में आहार लें। भोजन में वैरायटी होनी चाहिए, चीनी गुड़ कम हो जाना चाहिए डाइट में। जो आपका ब्रेकफास्ट हो उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए। रात का खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन ना हो। जो लेडीज़ हैं उनकी डाइट में लौह तत्व ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। गुड़ हो, चना हो, वो उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्प्राउट्स लेने चाहिए। और जो वृद्ध व्यक्ति की बात करें तो उनकी डाइट में आहार जो है ऊर्जा उत्पादक तत्व कम कर देने चाहिए, वसा तत्व भी कम कर देने चाहिए। डाइट में कैल्शियम और लोहे वाले तत्व बढ़ा देने चाहिए। भोजन हल्का, सुपाच्य और अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनके दांत भी कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।